सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज मोहित शर्मा फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और आ गए हम एफकेट की सीरीज में डे 2 में। गाइज अभी कल मैंने डे 1 में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कवर कराए थे और आज हम डे 2 में कवर करने वाले हैं द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जहां हम बात करेंगे कि किस तरीके से दिसंबर और जनवरी के लिमिटेड टाइम को टारगेट करते हुए हम फरवरी में होने वाले एफकेट में मोर देन 60 स्कोर कर सकते हैं, यानी कि मोर देन 20 क्वेश्चंस। काफ़ी चैलेंजिंग है बट यस आई एम ट्राइंग बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड मैं गारंटी देता हूँ उस चीज़ की दैट अगर आप ये डेली सीरीज देख रहे हो तो देन यू विल बी एबल टू स्कोर मोर। ठीक है, तो गाइज बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल अबाउट दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिया किसने है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जान लेते हैं। एक्चुअली हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इस असेंबली के अंदर टोटल 389 पीपल्स थे और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम था टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली मैं प्रॉपरली बताऊं टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि जो ड्राफ्ट का काम था वो एक कमेटी का काम था जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ही पार्ट थी। इन शॉर्ट 389 पीपल्स जो थे जिनके अलग अलग काम बांटे गए थे। सपोज अगर मैं एग्जांपल लूँ कि 5 लोगों की एक कमेटी बन जाती है, 10 लोगों की एक कमेटी बन जाती है, तो हर कमेटी का अपना अलग अलग काम था। तो इस कमेटी का काम मैंने दे दिया कि भाई आपको फ्लैग बनाना है, वहीं दूसरी कमेटी का काम दे दिया कि आपको फंडामेंटल राइट के ऊपर काम करना है, वहीं एक कमेटी का मैंने काम दे दिया कि चलो आप जाओ आप कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करोगे। तो ऐसे ही अलग अलग कमेटियाँ थीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थीं जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। और सारी कमेटियों को जब मैं मिला देता हूं तो टोटल 389 मेंबर्स थे जिनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो पहली बार इसका आइडिया देना, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया देना या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया देना, ये काम किया था M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट मैं अगर बात करूँ हमारे जो एडवाइज़र थे उस बीच में वो थे B.N. राव साहब। तो ही वॉज अ एडवाइज़र, याद रखिएगा इस बात को, एंड ही वॉज M.N. रॉय जिन्होंने ये दिया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। नेम द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आई थिंक आप लोग इसे जानते होंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कुछ फेमस बॉर्डर लाइन। जैसे आप जानते हो कि बेसिकली जो अभी रिसेंटली इसका जो वैसे आंसर है दैट इज़ कॉल्ड मैकमोहन लाइन, जो इंडिया और चाइना के बीच में है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस लाइन है। आप कंफ्यूज ना हो पेपर में LAC और LOC को लेकर। हालांकि ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ कि LAC और LOC क्या है। जो रेड क्लिफ लाइन है दैट इज़ द रेड क्लिफ लाइन दैट इज़ कॉल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और द दुरंत लाइन जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की एक लाइन रही है। वहीं जो 17 पैरेलल लाइन है वो आपकी साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में है। ऐसी काफ़ी फेमस लाइंस हैं बहुत सारी जो कि कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं। जैसे लेबनन, अगर मैं लेबनन की बात करूं, ये पिछली बार पेपर में पूछा भी गया था। लेबनन और इज़राइल के बीच में अगर ये जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड ब्लू लाइन, याद रखिएगा, दैट इज़ कॉल्ड ब्लू लाइन। ठीक है, दुरंत लाइन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 17th पैरेलल लाइन हो गई। 20th पैरेलल लाइन अगर मैं बताऊँ तो दैट इज़ बिटवीन द लिबिया एंड सूडान। वहीं इजिप्ट और सूडान के बीच में 22 पैरेलल लाइन है। तो काफ़ी लाइंस हैं। इस लाइंस के लिए मैं आपको एक कंटेंट अलग से दे दूंगा, या मैं अगर हुआ तो पॉसिबल तो अगर मैं इस वीडियो के एंड में एक लिंक डाल दूंगा जहाँ से यू कैन गो थ्रू विद दैट। ठीक है, तो आई होप ये आपको लाइंस क्लियर हुई होंगी। हालांकि क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर A दैट इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो इस तरीके से कोई इंडियन ही होगा। नहीं भाई साहब, द आंसर इज़ वेरी डिफरेंट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कहीं ना कहीं 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये कांग्रेस का गठन हुआ था ताकि ब्रिटिशर्स को लगा था कि कोई मीडिएटर बीच में खड़ा कर देते हैं जो इंडियंस और ब्रिटिशर के बीच में रहकर उनकी सारी बुराई झेलेगा। हालांकि हुआ भी ऐसा था। कांग्रेस के 2 फेज हैं दैट इज कॉल्ड, आप सभी को पता होगा, नरम दल और गरम दल के नाम से जिन्हें हम जानते हैं ना, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो जब मॉडरेट का सीन था तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी एकदम सक्सेसफुल रही थी, पर कहीं ना कहीं 1915 में 9 जनवरी 1915, हालांकि इस डे को NRI डे के नाम से जाना जाता है, जब महात्मा गांधी इंडिया में एंटर करते हैं। तो ये 9 जनवरी 1915 की वो डेट है जिस दिन
पूरी तरीके से इतिहास चेंज हो गया भारत की हिस्ट्री में। कांग्रेस एक अलग रूप में निखर कर आई और कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो वहीं सत्येंद्र नाथ, अगर मैं बनर्जी की बात करूं, ही वॉज एन अगेन इंटरेस्टिंग पर्सन बेसिकली, सत्येंद्र नाथ साहब जो थे हमारे, है ना। तो ये जो थे इंडियन सिविल सर्विसेज के, ठीक है, याद रखिए, फर्स्ट इंडियन हु ज्वाइन द सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले पहले इंसान थे। वहीं दूसरी तरफ जो पहले भारतीय जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था, तो उनका नाम था खान अब्दुल गफर खान। तो भारत रत्न से जिनको पहली बार नवाजा गया था, जो फर्स्ट इंडियन, एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन ऑल ओवर वर्ल्ड, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इंडियन। और बेसिकली याद रखिए, जिनको नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला, दैट इज कॉल्ड हरगोविंद खुराना। नोबेल प्राइज इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में मिला है, तो याद रखिएगा मेडिसिन के टर्म्स में। ये वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है, याद रखिए, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो याद रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। वहीं अगर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन। और लास्ट वाइसरॉय कौन थे, तो माउंट बैटन, माउंट बैटन, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल अबाउट कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज, काफ़ी इंटरेस्टिंग और फेमस क्वेश्चन है जो कि सुर्खियों में है रिसेंटली। तो तरंग शक्ति एक एक्सरसाइज है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है बीइंग कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स इन द जोधपुर। तो तरंग शक्ति जो है रिसेंटली अभी ये जोधपुर में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि अभी फेमस एक्सरसाइज है आज के दौरान में इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है, याद रखिएगा। और जो हमारे बेसिकली जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, दैट इज कॉल्ड 12 सितंबर 2024 को, याद रखिए 12 सितंबर 2024 में रक्षा मंत्री जो हैं इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो कई बार पूछ लिया जाएगा कि ये जो एक्सरसाइजेस को इनॉग्रेट करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, तो यू हैव टू डायरेक्टली गिव द आंसर डिफेंस मिनिस्टर। याद रखिए डिफेंस मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था 12 सितंबर 2014। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो मैं बता देता हूँ पहले। वैसे इसमें 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जहाँ टोटल 11 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें कि कंट्रीज का नाम है, आप लिख लीजिए चाहे तो, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, दैट इज कॉल्ड जापान, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका। वहीं इसके बीच में आपका श्रीलंका के साथ साथ में दैट इज कॉल्ड यूएई आपका साथ में, वहीं यूके भी साथ में इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और लास्ट में यूएस। टोटल 11 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। और बेसिकली इसका अगर कोई कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर रही, दैट इज कॉल्ड इजराइल इज नॉट टेकिंग पार्टिसिपेट इन दैट। वहीं 11 कंट्री तो हैं यहाँ पर जो बिगेस्ट थिंग है, बट एक और चीज़ है जो शायद आप मिस कर सकते हो, इसमें 18 कंट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट करती हैं एज ए ऑब्जर्वर कंट्री। तो ये आपका होमवर्क होगा कि आपको पता करके यानी कौन कौन सी कंट्रीज एज ए ऑब्जर्विंग कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस एक्सरसाइज को पहली ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हमारे भारत में फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट किया गया है, और इसके अलावा इसको 2 फेजेस में किया जा रहा है। याद रखिए दैट एक्सरसाइज इज लाइक बीइंग हैपन इन 2 फेजेस। पहली तो अगस्त 6 to 14 अगस्त में हुई है, और दूसरी 29 अगस्त से लेकर जो कि हुई है 14th of September तक। 2 फेजेस में एक्सरसाइज को इनॉग्रेट किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा पेपर में एक्चुअली। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन राज्यसभा आर नॉमिनेटेड। द आंसर इज वेरी इजी, दैट इज कॉल्ड 12। अब मैं बता देता हूँ, टोटल राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। याद रखिए राज्यसभा का कोई टेन्योर अगर आपसे पूछता है तो उसको मना कर दीजिएगा कि सर आप पढ़कर नहीं आए, जाइए जाकर मोहित शर्मा सर की क्लास लीजिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि राज्यसभा का जो टेन्योर है, जो कि होता ही नहीं है बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है जो 6 ईयर्स का होता है, और हर 2 ईयर्स में 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। तो काफ़ी अगर कभी मौका मिला आपको पार्लियामेंट पढ़ाने का तो मैं ज़रूर बताऊंगा इस बारे में। फिलहाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जान लेते हैं कि इसमें 2 तरीके के मेंबर होते हैं। टोटल 245 सीट्स हैं, है ना, कुछ सीट वैकेंट्स हैं। आउट ऑफ दैट 233 सीट्स आर इलेक्टेड एंड द रेस्ट 12 सीट्स आर नॉमिनेटेड। तो वो नॉमिनेटेड के टॉपिक आप याद कर लीजिए। वन ऑफ देम इज आर्ट एंड कल्चर,
दैट इज कॉल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर। ये 4 टॉपिक्स के बेसिस पे हमारे राष्ट्रपति महोदय यानी कि प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को इन द राज्यसभा। लोकसभा में टोटल पहले 545 सीट्स हुआ करती थी, अभी 543 है। द रीजन बिहाइंड इट, 2 एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट किए जाते थे अब उनको नॉमिनेट नहीं किया जाता है। सो दिस इज, ये आपको पता होना चाहिए, 543 इलेक्टेड सीट्स हैं। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दैट इज कॉल्ड मनु बकर। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्ट हो जाता है क्योंकि बिकॉज फर्स्ट वुमेन जिन्होंने ब्रॉन्ज, फर्स्ट वुमेन तो नहीं बोलेंगे, लाइक फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, यानी कि अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने कौन से गेम में जीता है। तो आपको जानकर बड़ा खुशी होगी कि हमारे इंडियन में ये लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एयर पिस्टल शूटिंग, जहाँ पर हमने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग हुई थी। याद रखिए 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग, जो कि 2024 में आपके पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली चीज़ पे। दैट इज कॉल्ड नेम द फर्स्ट वुमेन हु वॉन द 2 गोल्ड मेडल इन पैरा ओलंपिक्स फॉर इंडिया। भाई साहब इनका नाम तो आपको पता होना चाहिए, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली ऐसी वुमेन जिनका नाम है। सो बेसिकली 10 मीटर एयर राइफल्स में इनका अपना रिकॉर्ड है जो कि इन्होंने सेट किया है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। दैट इज कॉल्ड, जो उनका स्कोर था दैट वाज 249.6 स्कोर इन्होंने सेट किया है टोपिया पैरा ओलंपिक्स में। शी वाज अ पैरा ओलंपिक प्लेयर। सो अवनी लिखारा विन दैट, एक्चुअली अवनी लिखारा ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है उसी बीच में। ठीक है, याद रखिएगा काफ़ी सारे मेडल जीते हैं अब तक हमने, है ना। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग अवार्ड दिए जा चुके हैं फॉर दैट। ठीक है, याद रखिए जैसे साइना नेहवाल की अगर मैं बात करूं तो उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड इस तरीके से नवाजा गया। वहीं साक्षी मलिक जो कि रेसलिंग की बहुत तगड़ी प्लेयर है, जिनको ब्रॉन्ज मेडल रियो ओलंपिक 2016 में मिला है। सानिया मिर्जा टेनिस में कॉन्फ्रेंस विद पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड। तो इस तरीके के अवार्डों से कई कई लोगों को नवाजा गया है। ठीक है, चलिए नाउ गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड रिगार्डिंग द डिग्री चैनल्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन CDS, NDA, FCAT हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज द सीरीज जस्ट स्टार्टली टारगेटेड टू द FCAT, बट आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको FCAT, NDA, CDS हर एक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम द करंट अफेयर एज वेल एज द अदर पार्ट्स ऑल्सो। नाउ नेम द डिग्री चैनल बिटवीन द मिनिकॉय आइलैंड एंड द मालदीव्स के बीच में कौन सी चैनल है। तो मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स के बीच में है 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा इन दोनों के बीच में। वहीं 9 डिग्री चैनल अगर आपकी है दैट इज कॉल्ड मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाते हैं। उसके अलावा 10 डिग्री चैनल, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। दिस इज कॉल्ड बिटवीन द अंडमान एंड ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड ग्रेट निकोबार के बीच में ये चैनल है, याद रखिएगा। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड, अगर मैं बात करूं ये जो है मतलब पूरे के पूरे 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को डिवाइड करता है, एंटायर लक्षद्वीप को डिवाइड करता है। दैट इज कॉल्ड MNDV एंड कैननौर के बीच में ये है, याद रखिएगा एंटायर। तो ये 4 डिग्री चैनल जो काफ़ी इंपोर्टेंट चैनल, चारों मैंने कवर कर दिए हैं। चारों ये चैनल्स आप पढ़ सकते हो अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ विच सिटी इज नॉन एज द स्टील सिटी, स्टील सिटी के नाम से कौन सी सिटी है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि आई होप आप लोगों ने शायद कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो स्टील सिटी के नाम से द वेरी फेमस सिटी दैट इज कॉल्ड झारखंड, झारखंड इज नोन एज फॉर द स्टील सिटी, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं जहां मैं राजस्थान की बात करूं इसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान की अगर मैं बात करूं सिटी ऑफ लेक्स और पिंक सिटी के नाम से जयपुर जैसे शहरों को भी जाना जाता है। तो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जगह हैं, अलग अलग फेमस हैं। वहीं तमिलनाडु में आप सभी को पता है कि तमिलनाडु इज जस्ट फेमस फॉर मैनचेस्टर ऑफ बेसिकली साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, और ऑटोमोबाइल कैपिटल भी हम इसको बोल सकते हैं, याद रखिए ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा गुजरात, आप सबको पता है भाई साहब, गुजरात को डायमंड सिटी के नाम से बोलते हैं। रिसेंटली सूरत के अंदर काफ़ी बड़ा एरिया जो डायमंड को कवर करता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। द लैंड ऑफ लिची और बेसिकली बिहार में जानी जाती है, सिल्क सिटी के नाम से बिहार जानी जाती है। टी सिटी के नाम से आप असम को जानते हो, सिटी ऑफ जॉय के नाम से वेस्ट बंगाल को जानते हैं, सिटी ऑफ नवाब,
है ना, दैट इज कॉल्ड उत्तर प्रदेश। लखनऊ में आपको नवाब मिलते थे, है ना, इस तरीके से। क्वीन ऑफ माउंटेन्स उत्तराखंड के नाम से। तो बहुत सारी सिटीज है जिनको आप कवर कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद द बांग्लादेश। तो अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अलावा जो आपकी बाउंड्री शेयर करता है वो करता है आपका असम। और असम के बाद अगर आपकी कोई बाउंड्री शेयर करता है वही करता है मेघालय, है ना। इंडिया के कंधे पे है हिमालय और बांग्लादेश के कंधे पे है मेघालय, याद रखिएगा। और साइड से आपकी बाउंड्री कवर करता है त्रिपुरा। तो ऐसी एरियाज जो कवर नहीं कर रहा है, तो द राइट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम इज नॉट कवरिंग। सिक्किम 3 जगह को टच करता है। पहला, सिक्किम टच करता है नेपाल को, सिक्किम टच करता है चाइना को, और सिक्किम टच करता है भूटान को। ऐसा एकमात्र स्टेट जो 3 साइड से वर्ल्ड से घिरा हुआ है। तो द राइट आंसर विल बी सिक्किम। और सिक्किम एक ही हमारे स्टेट को टच करता है, दैट इज कॉल्ड वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा सिक्किम की बाउंड्री। ये मैपिंग है, मैं किसी दिन करा दूंगा। एक पूरी क्लास में मैपिंग पर रखने वाला हूं किसी दिन, जहां मैं मैपिंग को कवर करूंगा। डोंट वरी, आपके एफकेट के लिए जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन की सीरीज को मैं लेकर आया हूं, एंड आई एम गोना कवर दैट। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है यार। दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 15 में साफ साफ बोला गया कि देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। टोटल आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम फंडामेंटल यानी कि पार्ट 3 के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ आर्टिकल 14 से लेकर 32 में बेसिकली हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहले 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और इसको ऐड कर दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A लीगल राइट्स के अंदर। लीगल राइट्स के अंदर इसको ऐड कर दिया गया था। हटाने के रीज़न क्या है क्या नहीं है वो कभी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है वो मेन ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। वहीं इन फंडामेंटल राइट को बिल ऑफ राइट्स के नाम से, याद रखिए, बिल ऑफ राइट्स के नाम से यूएसए में जाना जाता है, और इसको इंडिया में मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा। उसी फंडामेंटल राइट में पहला आर्टिकल आता है या पहला पार्ट आता है फंडामेंटल राइट का, राइट टू इक्वलिटी, जहां आर्टिकल 15 से लेके 18 तक, 14 से लेके हम 18 तक कवर करते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो कि एक यूके एंड यूएसए से लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं कि हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 में वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 16 में हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हम दे रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। वहीं आर्टिकल 17 की अगर मैं 18 की अगर मैं बात करूँ, तो आर्टिकल 18 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आर्टिकल 18 के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम टाइटल का अवॉल्यूशन कर सकते हैं, टाइटल का अवॉल्यूशन कर सकते हैं। और आर्टिकल 17 में हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की। तो याद रखिएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दैट इज कॉल्ड अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 इज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट इज कॉल्ड नो टाइटल। मिलिट्री पर्सन्स के अलावा कोई टाइटल यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, या एजुकेशनल टाइटल्स के अलावा कोई टाइटल यूज़ नहीं कर सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर कितना होता है? सर यहाँ अटक जाओगे आप, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, बिकॉज 16 सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो एट द एज ऑफ 65 ईयर्स वो वर्क करते हैं। डजंट मैटर कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कोलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए। एक केस है दैट इज कॉल्ड 3 जज केस और 4 जज केस, आप उसको पढ़िएगा जब आपको कोलेजियम सिस्टम क्लियर हो जाएगा। राइट नाउ वी आर हैविंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल 34 जजेस हैं, जहाँ 33 हमारे पास प्यूनी जजेस यानी कि अदर जजेस हैं, और 1 हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और रिसेंटली हमारे जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका नाम है संजीव खन्ना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जो नए जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं दैट इज कॉल्ड संजीव खन्ना। हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है वो सीनियर मोस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। द पर्सन नॉट बॉर्न इन इंडिया कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली जो पर्सन इंडिया में बॉर्न नहीं है, क्या वो इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है? सर ले सकता है, बट उसको सिटीजनशिप अक्वायर्ड करनी पड़ेगी। बट यही बात अगर मैं यूएसए की करूं, तो यूएसए में यू कांट टेक दैट रिस्क। बेसिकली यूएसए में अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, देन यू नीड टू बी अ सिटीजन ऑफ यूएसए। आपको यूएसए का सिटीजन होना पड़ेगा, तभी आप यूएसए की नागरिकता ले सकते हो, बेसिकली प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो या फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बॉर्न एंड बॉटअप भी यूएसए में हो। जैसे अभी सुंदर पिचाई की अगर मैं बात करूं,
बेसिकली अगर या उनके जो जनरेशन है, बच्चे हैं, वो यूएसए में बॉर्न एंड बॉट अप, देन दे कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बट अगर कोई बंदा यहाँ से यूएसए जाता है और ग्रीन कार्ड या किसी के थ्रू वो यूएसए की सिटीजनशिप ले भी लेता है तो उसको यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता। यूएसए का प्रेसिडेंट का टेन्योर जो होता है वो 4 साल का होता है, जो कि मैक्सिमम 2 टाइम्स बन सकता है। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इंडिया में आप प्रेसिडेंट जो है बेसिकली जो है वो आप कितने भी टाइम तक बन सकते हो अनटिल अनलेस, हालांकि 5 साल का जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता होगा 2016 में हमारे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, 2020 में जो बिडेन बने हैं और रिसेंटली 2024 में अगेन डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर जो वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाय, भाई साहब क्या बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाय, तो हर्ष चरित्र किसने लिखी थी तो मैं बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाय अ वेरी फेमस दैट इज कॉल्ड बाना भट्ट। अब बाना भट्ट कौन है सर ये, तो बाना भट्ट एक्चुअली इनके पोइट थे, याद रखिएगा। इनके जो सभा में बैठा करते थे उनके पोइट थे, जिन्होंने इनके ऊपर राजा हर्षवर्धन के ऊपर इन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है। तो हर्षचरित्र जो एक बुक है दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी रिटन बाय हिज पोइट बाना भट्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है बाना भट्ट के बारे में, अगर आप कभी पढ़िएगा। हर्षवर्धन अपनी एक बैटल हारे थे और उस बैटल के बारे में बताया नहीं है, बट जहांगीर ने बेसिकली बाद में चालुक्य डायनेस्टी के एक एम्पर थे जिन्होंने इसके बारे में पूरी तरीके से बताया था, ठीक है। ये आप पढ़ोगे आगे जाके, तो याद रखिएगा। राजा हर्षवर्धन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द 82nd रामसर साइट। 82nd रामसर साइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिसेंटली आप सभी को पता था, पिछले कुछ टाइम तक इंडिया में जो रामसर साइट्स थी वो टोटल थी 75, बाद में 5 रामसर साइट ऐड करी और उसके बाद टोटल हुई 80, और अभी रिसेंटली फिर 2 मैनमेड रामसर साइट आई थी जिनका नाम था, जो मैनमेड रामसर साइट थी दैट वाज वन ऑफ देम इट इज नागी वर्ल्ड सेंचुरी एंड द अनदर ऑफ देम इज नक्ति। याद रखिएगा नक्ति। तो टोटल 81 इज कॉल्ड नागी, 82 इज कॉल्ड नक्ति, याद रखिएगा। उसके बाद 83 दैट इज कॉल्ड तवा रिजर्वर, 84 दैट इज कॉल्ड नाजारायण और 85 आई गाजोवेली वर्ल्ड सेंचुरी। ये टोटल रामसर साइट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेटलैंड एरिया को बताती है कि ओवरऑल इंडिया के अंदर अभी टोटल 85 रामसर साइट्स है। पेपर में हर बार इससे क्वेश्चन आता है और इस बार भी पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसको बोला गया है भाई साहब? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसे बोला गया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इट्स ऑल अबाउट प्राइम मेरिडियन एंड जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसके हिसाब से अगर ईस्ट में जाते हैं तो आपका जो टाइम प्लस हो जाता है, वेस्ट में जाते हैं टाइम माइनस हो जाता है। ज्योग्राफी का पूरा कॉन्सेप्ट है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड वाला। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन एंड जीएमटी, जो कि लंदन से पास आउट होती है, यूनाइटेड किंगडम से, यूरोप में से। जब लंदन अपने पीक पे था, यूरोप अपने, यूनाइटेड किंगडम अपने पीक पे था उस टाइम पर, तो आज जो पूरा वर्ल्ड टाइम देखता है वो इसी लाइन के रिप्रेजेंट में देखता है, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन एंड जीएमटी। तो बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं विच स्टेट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क हैं आपके इंडिया में, दैट इज ऑल अबाउट, अगर मैं बात करूं, आपको आई थिंक ये क्वेश्चन पता होना चाहिए वैसे, ठीक है, पर द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आपके नेशनल पार्क्स हैं, याद रखिएगा। टोटल 11 नेशनल पार्क है, जहां कैंपवेल, गैतला, महात्मा गांधी, मिडिल बटन, माउंट हेड, नॉर्थ बटन, रानी झांसी मेरिन, साउथ पीक एंड द साउथ बटन। दीज वर द टोटल 11, ठीक है, 11 पार्क्स, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और असम जो है ना वो सेकंड विद द मोस्ट नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। वहीं अंडमान निकोबार की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वहां भी काफ़ी हैं। बेसिकली एज ए यूनियन टेरिटरीज में अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किसके पास है, तो अंडमान निकोबार। और वहीं स्टेट की बात कर रहा हूं तो मैं मध्य प्रदेश, और सेकंड पे असम, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड कि अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंटरेस्टिंग है कि विच स्टेट इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। तो भाई साहब इसका आंसर तमिलनाडु इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। तमिलनाडु इसका आंसर है, क्योंकि वेटलैंड एरिया है तो उसी एरिया के पास है ना। कहीं ना कहीं 18 रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु के पास। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल 85 रामसर साइट्स है, जहाँ 23 जो है बेसिकली, है ना, अक्रॉस स्टेट्स हैं। टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं जो पूरे 23 स्टेट्स से आई हैं, 85 रामसर साइट, जहाँ सबसे ज़्यादा तमिलनाडु के अंदर 18 रामसर साइट्स हैं।
द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आज का जो है दैट इज कॉल्ड सोशलिस्ट वर्ड को कहां से ऐड किया गया? तो द वर्ड सोशलिस्ट याद रखिए, द वर्ड सोशलिस्ट, द वर्ड सेक्युलर एंड द वर्ड इंटीग्रिटी, ये वर्ड हमारे प्रेम्बल में बाद में ऐड करे गए थे वाई द 42nd अमेंडमेंट। जिस 1976 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये वर्ड को प्रियम्बल में ऐड किया गया था। इन स्टार्टिंग ये अपने प्रियम्बल में नहीं थे, याद रखिएगा। प्रियम्बल कह सकते हैं कि समरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का है, एक तरीके से आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं प्रियम्बल को। तो बाय द 42nd अमेंडमेंट इसको यूज किया गया था। ये अमेंडमेंट में इतने चेंजेस हुए संविधान में कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगेन सो गाइज वी हैव अगेन कंप्लीटेड द 20 क्वेश्चन फॉर द एफकेट सीरीज एंड दिस इज अ लाइक अमेजिंग सीरीज है ना। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आएगी, ठीक है। तो जो भी आपका रेस्पॉन्स रहता है आप बता सकते हैं, ठीक है। यू कैन कमेंट, बेसिकली यू कैन शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी अबाउट द बेसिकली ऑल ओवर द वीडियो की किस तरीके से रही है। रिसेंटली एज यू नो दैट कि हमारी ब्रांचेस हैं काफ़ी सारी, इलाहाबाद, दिल्ली, रांची में, और मैं दिल्ली ब्रांच से बेसिकली यहाँ अभी आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट एंड इफ यू रियली वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेज and if you are finding some academy for to complete your dreams, then come and join the Trishul Defense Academy. Whatever the queries you have, you can reach me on that number that is called 9643383030, ठीक है guys। You can call me on that number for your queries and everything. So bye bye guys, I hope you will be able to clear your doubts and queries। और जो भी हो, आई थिंक आपका एफकेट का एग्जाम जल्दी निकले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।